हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख। मौर्य वंश से प्राचीन इतिहास के मौर्य वंश से सम्राट अशोक के शिलालेख। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को वैसे याद करने में काफ़ी विसंगति होती है जब हम डिटेल इसको याद करते हैं, लेकिन बाय ट्रिक हम आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से अशोक के शिलालेख को कैसे याद रखें। चलिए, पहले शिलालेख की संख्या और उसकी ट्रिक हम बता देते हैं, जो आपको फॉलो करना है वीडियो में। सम्राट अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक के शिलालेखों की जो संख्या है, वो कितना है? 14। सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेखों की संख्या 14 है। बाकी स्तंभ लेखों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। शिलालेखों की संख्या कितनी? 14 है। और पहले इसके ट्रिक को हम नोट करते हैं, जैसे शिलालेख संख्या और इसकी ट्रिक। शिलालेख संख्या और इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक शिलालेख, जैसे आपको जो याद रखना है, 1 यानी पहला शिलालेख 1 सन, 2 शूज, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 hen, 11 स्टिक, 12 डक, 13 दिल, 14 मोर्टिन। दोस्तों, इसी के माध्यम से 14 शिलालेख 14 मिनट में आपको याद हो जाएगा। 1 सन, 2 शूज, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 hen, 11 स्टिक, 12 डक, 13 दिल, 14 मोर्टिन। एक एक शिलालेख को बाय ट्रिक के माध्यम से हम लोग लागू करेंगे। जैसे अशोक का पहला शिलालेख, इसे कहेंगे प्रथम या पहला शिलालेख। अशोक का जो प्रथम शिलालेख है, पहला शिलालेख है, इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे। अब ये शिलालेख है और इसकी ट्रिक, यूँ बात हम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रम संख्या
क्रम संख्या, शिलालेख, शिलालेख और ट्रिक और उल्लेखित बातें या विषय, इधर लिख देते हैं विषय। अशोक का पहला शिलालेख हमने ट्रिक क्या लिखा, सन लिखा, वन सन। सन। अशोक का प्रथम शिलालेख, उसमें जो विषय का उल्लेख किया गया है, इसमें कहा गया सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, एवं पशु बलि की निंदा की गई है, एवं पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में कहा गया सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं एवं पशु बलि की निंदा की गई है। याद कैसे करेंगे, याद आपको ऐसे रखना है, वन सन सूर्य, सूर्य हमारा एक देवता है, सन ये जो है हमारा सन है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा एक देवता है, सूर्य हमारा एक देवता है और सभी लोग देवता के बच्चे होते हैं, ठीक है। और जो देवता के बच्चे हैं वो कभी भी देवता अपने बच्चों की बलि स्वीकार नहीं करता है। ध्यान दे क्या चीज़ है, हमको बाय ट्रिक, देखो दोस्तों, हमको बाय ट्रिक के माध्यम से शिलालेखों को याद करना है। हमको क्या करना है, याद करना है। तो वन सन, सूर्य हमारा एक देवता है और कोई भी देवता अपने बच्चों की बलि नहीं चाहता है। यानी हमने इसमें देखिए याद क्या रखने हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं एवं पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के प्रथम शिलालेख में कहा गया है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं एवं पशु बलि की निंदा की गई है। वैसे अब दूसरा देखते हैं, अशोक का दूसरा शिलालेख, द्वितीय शिलालेख यानी दूसरा शिलालेख। 2 पे हमने क्या ट्रिक क्या अपनाया दोस्तों, हमने शूज लिखा है, टू शूज, शूज, शूज मतलब होता है जूता, जैसे सन मतलब सूर्य था और शूज मतलब क्या होता है, जूता। अशोक के, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, अशोक के साम्राज्य में जो चीज़ें प्रतिबंधित थी कि व्यक्ति जूता पहनकर कहाँ नहीं जा सकता, जूता पहनकर दो, जैसे आज के वर्तमान समय में किचन में नहीं जा सकता, उस समय भी था कि व्यक्ति जूता पहनकर किचन में नहीं जा सकता, रसोई में नहीं जा सकता, और कहाँ नहीं जा सकता, चिकित्सालय में नहीं जा सकता। चिकित्सालय जो होता है क्योंकि वहाँ पर चिकित्सक होते हैं और चिकित्सक भगवान का रूप होते हैं, ठीक है। और शूज़ पहनकर कहाँ नहीं जाना है, यही आपको ध्यान रखना है, चिकित्सालय में नहीं जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा और आपको अगर ये ऑप्शन याद रहेगा, बिल्कुल थोड़ी सी भी बातें अगर याद रहेगी तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आप लिखेंगे, आप समझेगा इसको, द्वितीय शिलालेख में टूट शूज़, शूज क्या होता है, जूता, जूता पर कहाँ नहीं जाना है, कहाँ नहीं, चिकित्सालय में। तो याद रखना अशोक के द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं के लिए, मनुष्य एवं पशुओं के लिए, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। चिकित्सालय, चिकित्सालय की व्यवस्था दिखाई दे रहा है सर, चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। मनुष्य एवं पशुओं के लिए, इधर लिख दें, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय, चिकित्सालय की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था
का उल्लेख किया गया है। किस शिलालेख में? तृतीय शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उसके बाद थ्री ट्री तीसरा हम लिखते हैं, तीसरा शिलालेख। तीसरा शिलालेख 3 पे हमने क्या लिखा? ट्री लिखा। ट्री मतलब क्या होता है? पेड़। ध्यान दीजिए दोस्तों, अशोक ने अपने साम्राज्य को पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए क्या लगाया था? पेड़ लगवाए थे। साम्राज्य में पेड़ लगवाए थे। और पेड़ को अगर पेड़ लगवा दिया गया है तो उसके पेड़ को देखभाल के लिए क्या होना चाहिए कि अधिकारी भी रखे जाएंगे। साम्राज्य में बहुत सारे लोग रखे जाएंगे कि उसकी देखभाल रखने के लिए। उसमें से जो होते हैं राजकीय अधिकारी मुख्य होते हैं। और राजकीय अधिकारियों को एक आदेश दिया गया था कि हर 5वें वर्ष राजकीय अधिकारी राजकीय दौरे पर जाएं। तो यहाँ बाई ट्री कैसे काम करती है कि पेड़ अगर अशोक ने लगवाया है तो पेड़ को देखभाल करने के लिए राजकीय अधिकारी रखे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर ऑप्शन में उल्लेख रहेगा कि हर 5वें वर्ष राजकीय अधिकारी राजकीय दौरे पर जाएंगे। किस शिलालेख में इसका जिक्र किया गया है? तो ध्यान दें, तो पेड़ आपको याद रखना है। ट्री है पेड़, उसको देखभाल के लिए राजकीय अधिकारी रखे गए हैं। ट्री। और तीसरे शिलालेख में यह उल्लेख किया गया हर 5वें वर्ष राजकीय अधिकारी, हर 5वें वर्ष राजकीय अधिकारी राजकीय दौरे पर जाएंगे। राजकीय दौरे पर जाएंगे। हर 5वें वर्ष राजकीय अधिकारी राजकीय दौरे पर जाएंगे। और इसी शिलालेख में ध्यान दीजिएगा, अशोक ने एक बात का और उल्लेख कराया है। वो क्या है? इसमें कुछ धार्मिक नियमों की व्याख्या की गई है। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का जिक्र किया गया है। कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है राजकीय अधिकारी राजकीय दौरे पर जाएंगे जनता के, ठीक है, हालचाल लेने के लिए, यूँ बात करें, ठीक है, कार्यकाज के लिए। और जब ये जाएंगे तो कहने का तात्पर्य है कि लोग सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से क्या है कि मजबूत रहेंगे या फिर निर्भीक रहेंगे। तो इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, इतना आप नोट करें। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? चौथा शिलालेख। ठीक है, स्क्रीनशॉट। चलिए इतना मिटा देते हैं। इसके बाद हम चौथा शिलालेख देखते हैं। अब 4 पे आएगा डोर, लेकिन इसको मिटाते हैं। फोर डोर, चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख, इसकी ट्रिक क्या है? 4 पे हमने क्या लिखा? डोर। दोस्तों हमने लिखा है 4 पे डोर।
ट्रिक क्या लिखा है, 4 पे डोर लिखा है, तो आप डोर लिख दें। ट्रिक पे क्या लिखें, डोर। डोर मतलब क्या है, दरवाज़ा। दरवाज़ा होता है। पहले दरवाजे पर क्या होता था, भेरी घोष होता था। दरवाजे पर क्या होता था, भेरी घोष होता था। बात ध्यान दीजिएगा, हम मौर्य साम्राज्य की कर रहे हैं, हम मगध साम्राज्य की कर रहे हैं, हम उस साम्राज्य की बात कर रहे हैं, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब सम्राट अशोक ने ब्राह्मण धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। आफ्टर कलिंग युद्ध के पश्चात, कलिंग युद्ध के पश्चात उन्हें बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसके बाद ही उसने शिलालेखों को जारी कराया। तो हम लिखते हैं चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में क्या है, हमने लिखा ट्रिक डोर। डोर के माध्यम से विषय, और इसमें कौन सा विषय का उल्लेख किया गया है, चौथे शिलालेख में 4 डोर, भेरी घोष की जगह, भेरी घोष की जगह लिख लेंगे। इस शिलालेख में, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की व्याख्या किया गया है। इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष का उल्लेख किया गया है। इस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की व्याख्या किया गया है या उल्लेख किया गया है। तो भेरी घोष पहले आप समझ लें, भेरी घोष क्या चीज़ है। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध नीति, युद्ध नीति, युद्ध नीति। और धम्म घोष का तात्पर्य होता है धर्म नीति। ये क्या है, धर्म नीति, धर्म नीति। और याद कैसे करेंगे, भेरी घोष, जैसे भेरी घोष, क्योंकि युद्ध ही बात चल रहा था उस समय। लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात क्या किया कि युद्ध नीति के स्थान पे लोग अच्छा जीवन जीने के लिए धर्म नीति का पालन करें, इसलिए उसने चौथे शिलालेख में इस बात का जिक्र किया। तो याद हो जाएगा डोर, 4 डोर, और डोर पे क्या होना चाहिए, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बातें होनी चाहिए। तो अशोक के चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पांचवा। 5 नंबर पे क्या लिखते हैं, पांचवा शिलालेख। पांचवा शिलालेख में हमने ट्रिक क्या अप्लाई किया है, नाइफ, 5 नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू। और अशोक के पांचवें शिलालेख में, अशोक के पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय का उल्लेख किया गया है। अशोक के पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। किया गया है। किस बात का उल्लेख है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। ध्यान दें, धर्म चाकू के दम पे, कलिंग युद्ध के पश्चात उसने चाकू यानी तलवार को उठाना वर्जित कर दिया था, तलवार नहीं उठाएगा। लेकिन जब वो बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो जनता डायरेक्टली कैसे अडॉप्ट करे इस रिलीजन को, इसलिए उसने कहा कि इसके विषय को जनता में पहुंचाने के लिए हमें धर्म महामात्रों यानी धर्म गुरुओं की नियुक्ति करनी चाहिए। और धर्म गुरुओं की नियुक्ति के लिए उसने क्या किया,
हमको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रहे कि वो उसने एक बार पुनः लोगों में क्या है कि बातें पहुंचाने का कार्य किया कि अगर धर्म महामात्रों की नियुक्ति करनी है तो हम तलवार के दम पे भी कर सकते हैं। ध्यान दें, इसलिए आपको देखो ट्रिक के माध्यम से याद रखना, नाइफ चाकू अर्थात तलवार के दम पे किसका नियुक्ति की बात कही गई तो धर्म महामात्रों यानी धर्म गुरुओं की नियुक्ति का उल्लेख किया। ठीक है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया अर्थात अशोक के 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 6, ध्यान दें 6 पे क्या है, वृक्ष है। 6 पे क्या है, वृक्ष है। हमने क्या बताया भाई, वृक्ष है। वृक्ष करता क्या चीज़ है, वृक्ष ये है कि जब थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है तो आप वृक्ष का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वृक्ष है 6 वृक्ष। हम लिखते हैं छठा शिलालेख, छठा शिलालेख, छठा शिलालेख। और हमने ट्रिक क्या फॉलो किया, 6 वृक्ष, वृक्ष अरे वही वृक्ष जो वृक्ष का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, 6 वृक्ष लिख दें फिर वृक्ष। सर्दी लगती है तो आप वृक्ष का उपयोग करते हैं। वृक्ष का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आत्मनियंत्रण। देखो आत्मनियंत्रण के लिए क्या किया जाता है, वृक्ष का प्रयोग आप करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अशोक के छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की उल्लेख किया गया। वैसे हम आपको पहले किस बात का उल्लेख है ये लिख के बता देते हैं, फिर ट्रिक को अप्लाई करते हैं। अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण का उल्लेख किया गया है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, यानी आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख किया गया। अप्लाई कैसे होगा, 6 वृक्ष का उपयोग बताना ही नहीं है आत्मनियंत्रण के लिए। ठीक है, 6 वृक्ष अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। चलिए नेक्स्ट करते हैं भी 7 हेवन। हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग भाई। 7 हेवन स्वर्ग। यूं बात हम लिखते हैं पहले 7वां शिलालेख, 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख में जो ट्रिक है, देखिए जो ट्रिक है वो ट्रिक कौन सी है, 7 पे हमने क्या लिखा, हेवन। हेवन, हेवन मीन्स क्या है, स्वर्ग। क्या होता है, स्वर्ग होता है। और इच्छा और तमन्ना अगर स्वर्ग की प्राप्ति की रहती है तो उसके लिए क्या है, अगर व्यक्ति चाहे कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो और रिलीजन में है, धर्म को यदि वो मानता है, किसी भी धर्म को अगर वो मानता है, उसके लिए क्या करता है, प्रत्येक धर्म में तीर्थ यात्राओं का जिक्र है कि ऐसी तीर्थ यात्रा करेंगे, यहाँ तीर्थ यात्रा करेंगे, इस देवता की या फिर अन्य चीज़ों की या फिर अपने ईश्वर आराध्य की हम क्या करते हैं, उनके तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता, हमें क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अशोक के भी यही कुछ मंशा थी। अशोक ने क्या किया, 7वें शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वर्णन करा। तो देखें अशोक के 7वें शिलालेख में तीर्थ यात्रा का वर्णन है। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं के विषय का उल्लेख है। इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। किस शिलालेख में, 7वें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। ट्रिक कैसे अप्लाई हो रही है, 7 हेवन, हेवन यानी स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा का
करना हो पड़ता है। 8 प्लेट। इसके बाद हम पढ़ते हैं 8वां शिलालेख। सेवन के बाद 8 हम देखते हैं। 8 का तात्पर्य 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख, ध्यान दें, 8वां शिलालेख। 8वां शिलालेख। आठवें शिलालेख में जो मैंने ट्रिक अप्लाई किया है वो ट्रिक कौन सी है? देखिए, इसकी जो ट्रिक है, 8 पे हमने लिखा है प्लेट। 8 पे प्लेट। और प्लेट लेकर व्यक्ति कहाँ जाएगा? प्लेट लेकर अक्सर व्यक्ति कहाँ जाता है? तीर्थ यात्राओं में। कोई भी तीर्थ यात्रा करते हैं तो प्लेट और कप या गिलास आप लेकर ही जाते हैं। तो ध्यान दें, ये ट्रिक है याद करने के लिए। अशोक के 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अशोक के 7वें शिलालेख में भी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया, और अशोक के 8वें शिलालेख में भी अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। हम लिखते हैं अशोक के तीर्थ। इसमें इस शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख आपके 7वें शिलालेख और 8वें शिलालेख में किया गया है। जैसा कि मैंने लिख दिया, यहाँ पर तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। अशोक के 7वें में भी और 8वें में भी अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया है। अब पढ़ते हैं 9 यानी 9वां शिलालेख। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे हम इसको, ताकि मिटाएं और अगला शिलालेख की चर्चा करें। ठीक है, चौदह है यहाँ। 9वां शिलालेख 9 वाइन। 9वां शिलालेख ट्रिक क्या है? 9 पे वाइन हमने रखा है, और इसमें किस विषय का उल्लेख है? अशोक के 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। दोस्तों, अशोक के 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया किस शिलालेख में? 9वें शिलालेख में। और याद कैसे करेंगे स्टूडेंट? याद कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है कि अशोक के 9वें शिलालेख में देखिए 9 वाइन। देखिए, वाइन मतलब क्या होता है? शराब होता है या मदिरा होता है। अशोक, यूँ आप बाय ट्रिक समझिएगा कि अशोक ने कहा कि देखिए, अगर आप यदि किसी अमुक व्यक्ति को मदिरा भी चाहिए तो उसके लिए हम कैसा 9
वाइन, अगर किसी व्यक्ति को मदिरा भी चाहिए तो सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार के माध्यम से हम दे सकते हैं। देखिए 9 वाइन, वाइन पे मतलब क्या है, वाइन जैसे ही शराब आपके दिमाग में आएगा तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में दिखाई देगा सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार। हमने क्या लिख दिया, अशोक के 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्ची शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब है 10 मतलब हेन, 10 है हेन, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, यानी 10वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, 10वां शिलालेख, 10वां शिलालेख। 10 पे हेन, हेन मतलब क्या होता है, मुर्गी होता है। तो आपको ये याद कैसे करना, देखिए अशोक के 10वें शिलालेख में ये बात का उल्लेख किया गया, सभी लोग प्रजा हित के बारे में सोचें, सभी लोग प्रजा के हित के बारे में सोचें, सभी लोग प्रजा के हित, प्रजा के हित के बारे में सभी लोग प्रजा के हित के बारे में सोचें, सभी लोग प्रजा के हित के बारे में सोचें, सभी लोग प्रजा के हित के बारे में सोचें। देखिए अशोक के 10वें शिलालेख में हमने ट्रिक अपनाया है 10 हेन, हेन मतलब मुर्गी, यानी आपको जीव हत्या नहीं करनी है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पश्चात उसने पूरी तरीके से धार्मिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया और तलवार का उसने त्याग किया। और 10वें शिलालेख में किस बात का उल्लेख कराया, सभी लोग प्रजा हित के बारे में सोचें, अर्थात प्रजा के हित के बारे में सोचें। ये 10वें शिलालेख में बहुत बढ़िया ट्रिक अप्लाई होगा दोस्तों, अगर इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। 10 हेन, हेन का मतलब होता है मुर्गी, यानी आपको मुर्गी तक नहीं मारना। इसका मतलब क्या नज़र आ रहा है, सभी चीज़ों के बारे में आपको सोचना, सभी के हित के बारे में सोचना है। तो अशोक के 10वें शिलालेख में प्रजा हित के बारे में सोचें, सभी लोग प्रजा के हित के बारे में सोचें। अब है 11 स्टिक, 11 पे हमने लिखा स्टिक, अशोक का 11वां शिलालेख, 11वां शिलालेख। अशोक के 11वें शिलालेख में किस बात का वर्णन है, तो पहले ट्रिक लिख देते हैं। इसकी ट्रिक स्टिक, 11 स्टिक, 11 स्टिक का मतलब है, इसमें देखिए छड़ी, स्टिक क्या होता है, छड़ी होती है, यानी छड़ी के माध्यम से किस बात को उसने लागू करा दिया। तो पहले आप ध्यान दें, 11 स्टिक यानी 11वें शिलालेख में किस बात का उल्लेख है, फिर उसके बाद ट्रिक अप्लाई करते हैं। इसमें धम्म है, इस 11वें शिलालेख में यानी इस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म की व्याख्या की गई है। देखें वर्तनी को सही लिखेंगे, धम्म की व्याख्या की गई है। देखिए धम्म एक क्या है, बौद्धिस्ट या बौद्ध धर्म से संबंधित एक शब्द है। धम्म का अर्थ होता है धर्म, आप आसान भाषा में समझें, धर्म होता है। देखिए अशोक के 11वें शिलालेख में हमने ट्रिक अप्लाई किया है स्टिक, स्टिक के माध्यम से किस बातों को उसने लागू कराया, धर्म के, किसके, धर्म की। तो ध्यान दें अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। इसके बाद अशोक का 12वां शिलालेख, 12 लिखते हैं, 12 पे डक लिखते हैं, लेकिन पहले हम लिखेंगे 12वां शिलालेख।
ब्रह्मा शिलालेख। ब्रह्मा शिलालेख, ब्रह्मे शिलालेख में जो मैंने ट्रिक अप्लाई किया है 12 डक। डक मीन्स क्या है? बतख। क्या होता है भाई? बतख होता है। और बतख आप बनाते कैसे हैं? जैसे आपने ऐसे बनाया, सॉरी, जैसे, ठीक है, आप डक बनाते हैं तो डक यह है। और जैसे ही कहने का तात्पर्य 12 का मतलब यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर ये डक बन जाता है। और डक जैसे ही बना, जैसे डक बना तो डक से हमें याद क्या आता है? फेमाइन जेंडर। ठीक है, डक हमारा फेमाइन जेंडर नज़र आता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इससे याद करते समय अभी मैं आपको लिख रहा हूँ और तत्काल आपको याद हो जाएगा। अशोक के ब्राह्मण शिलालेख में धर्म स्त्री धर्म महामात्रों स्त्री धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है, की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय का विषय का उल्लेख किया गया है। देखिए 12 डक जैसे आता, आपको ध्यान रखना है। डक ऐसे दो जैसे बनते हैं और आपको डक का तात्पर्य सीधे आपको फेमाइन जेंडर की तरफ ले जाता, और फेमाइन जेंडर की तरफ जैसे ले जाएगा तो आप ध्यान रखना इस वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। 12 डक, इसमें स्त्री धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय का उल्लेख किया गया है और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की भी व्याख्या की गई है। एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की व्याख्या की गई है। अशोक के ब्राह्मण शिलालेख में स्त्री धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय का उल्लेख किया गया है एवं सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की व्याख्या का उल्लेख किया गया है, या क्या व्याख्या की गई है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 13वां शिलालेख। इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 13 पे दिल लिखा है। क्रम संख्या लिखते हैं 13वां शिलालेख। 13 यानी 13वां शिलालेख। और 13 पे हमने क्या लिखा? दिल। एकदम याद, आपको सेकंड में आपको याद होगा। 13 पे दिल का मतलब होता है हृदय। दिल का मतलब है यहाँ हृदय। और अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन की व्याख्या की गई है। पहले हम बातें को समझेंगे, उसके बाद ट्रिक को अप्लाई कर देंगे। अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन की व्याख्या की गई है और साथ ही इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन भी किया गया है। और साथ साथ इसमें
अशोक के समकालीन राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। अशोक के समकालीन पड़ोसी राजाओं का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो सीधा उत्तर आपका क्या रहेगा? अशोक के 13वें शिलालेख में। तो लिखते हैं इसमें, यानी इस शिलालेख में, इसमें अशोक, सम्राट अशोक महान, यानी सम्राट अशोक, इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन एवं कलिंग युद्ध का वर्णन, एवं कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ध्यान दें, अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन एवं कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। साथ ही तथा अशोक के 13वें शिलालेख में ही अशोक के समकालीन पड़ोसी राजाओं, यानी सम्राटों की राजाओं समकालीन पड़ोसी राजाओं का भी उल्लेख किया गया है। देखिए एकदम सिंपल आपको याद रहेगा। 13 दिल अर्थात हृदय, जहाँ हृदय होगा मित्रों वहीं पर क्या है? हृदय परिवर्तन होगा। और जिसके पास दिल ही नहीं, जिसके पास हृदय ही नहीं, उसका हृदय परिवर्तन कैसे होगा? तो ध्यान रखने, अशोक के 13 दिल हमने लिखा है, ये सीक्वेंस आप याद करिएगा और बातें आपको ऑलरेडी ऑप्शन में जो मिलेगा ऑलरेडी आपका सही हो जाएगा। सेकेंडों में, चुटकियों में आपका प्रश्न सॉल्व होगा। 13 दिल जहाँ है यानी हृदय परिवर्तन, दिल मतलब हृदय, हृदय परिवर्तन किस में छिपा है? अशोक के 13वें शिलालेख में। इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन एवं कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तथा कहने का तात्पर्य साथ ही अशोक के समकालीन पड़ोसी राजाओं का भी उल्लेख किया गया है अशोक के 13वें शिलालेख में। ध्यान रखें। इसके बाद अब 14वां शिलालेख, अंतिम शिलालेख, और हमने 14वां शिलालेख शिलालेख 14वां शिलालेख में क्या ट्रिक हमने अपनाया है? 14वां शिलालेख में जो ट्रिक हमने अपनाया है वो है क्या है भाई? मोर्टिन। मोर्टिन का तात्पर्य क्या है? मोर्टिन का तात्पर्य है मच्छर को भगाने के लिए हम क्या करते हैं? मोर्टिन का प्रयोग करते हैं। अक्सर सब लोग करते हैं प्रयोग मोर्टिन। देखें, मोर्टिन, 14 मोर्टिन, और मोर्टिन का तात्पर्य क्या है? और देखिए अशोक का जब कलिंग युद्ध के पश्चात हृदय परिवर्तन हुआ तो ध्यान रखें, उसने कहा बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और बौद्ध धर्म एकदम शांतिप्रिय धर्म है, और इस शांतिप्रिय धर्म को बहुत ही शालीनता से उसने अपनाया, यूँ कह सकते हैं बहुत ही शालीनता से अपनाया। और उसने कहा कि हमारे साम्राज्य में किसी भी प्रकार के जीव को क्षति नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सब लोग क्या करें? सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करें। यदि व्यक्ति धार्मिक जीवन व्यतीत करता है मित्रों, तभी वो क्या करता है? पूरी तरीके से दयावान हो जाता है, उसके अंदर दया रहती है, किसी भी छोटे भी जीव की हत्या नहीं करता। तो यहाँ पर कहा गया है सभी लोग जनता के हित के बारे में सोचें, जनता के हित के बारे में सोचें तथा साथ ही
साथ ही सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करें। सभी के धार्मिक जीवन व्यतीत करने का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में रखा गया? तो आपका उत्तर आना चाहिए अशोक के 14वें शिलालेख में, क्योंकि हमने 14 पे क्या लिखा, देखिए 14 पे लिखा मोर्टिन, क्या लिखा, मोर्टिन लिखा। और मोर्टिन क्या है, देखिए मोर्टिन से आपको याद रहेगा कि सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करें ताकि किसी भी प्रकार की किसी भी प्राणी को क्षति ना रहे। तो उसने कहा, अशोक ने कहा सभी लोग जनता के हित के बारे में सोचें तथा साथ ही सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करें। ध्यान रखें, इसमें मेन रूप से क्या है, धार्मिक जीवन अशोक के 14वें शिलालेख में मुख्य रूप से धार्मिक जीवन व्यतीत करने की बात का विशेष तरीके से उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अशोक के हमने सारे 14 शिलालेख लिख दिए हैं। 14 शिलालेख आप आसानी से 14 मिनट में याद कर सकते हैं। ठीक है।